नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड में मरने वाले बच्चों की संख्या 10 से बढ़कर 11 पहुंच गई है। झांसी जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि उपचार के दौरान एक और शिशु ने दम तोड़ दिया है। हादसा हुआ तो उसके संबंध में मैंने आज दोबारा निरीक्षण किया, जो बच्चे जहाँ पीआईसीयू में एडमिटेड हैं उनके परिजनों से और बच्चों के हालचाल के संबंध में वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनसे बातें करी। बच्चे स्टेबल हैं और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एनआईसीयू में बच्चे गंभीर अवस्था में ही भर्ती किए जाते हैं और इन बच्चों में बर्न इंजरीज नहीं है। ये जब वहाँ से रेस्क्यू किए गए थे तो उनको पीआईसीयू में शिफ्ट किया गया है और उनमें से एक बच्चे की नॉट बिकॉज ऑफ मतलब बर्निंग की वजह से नहीं, बट जो उसके जो इलनेस के कारण उसकी डेथ हुई है आज। और शेष बच्चे प्राइवेट प्लस यहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। 10 बच्चों की जो कल डेथ हुई थी उनके परिजनों को शव उनके दे दिए गए थे हमारे द्वारा। और एक बच्चा हमारे पास था और एक क्लेमिंग फैमिली थी जो उसे क्लेम कर रही थी, तो उसके लिए अभी हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा बच्चा मिसिंग नहीं है, बस जो ये अनअकाउंटेड फॉर जो है बेसिकली अनक्लेम्ड एक बच्चा था प्लस एक फैमिली जो क्लेम डाल रही थी। तो एक बार हम लोग उस फैक्ट्स को वेरीफाई कर लेंगे जो भी रिकॉर्ड्स थे और उसके बाद जो होगा वो उनको दे देंगे। हाँ, मृतकों की संख्या क्लियर कितने बच्चे हैं सर? आप कह रहे हैं कि 70 बच्चे हैं और आप बता रहे हो 49 है। नहीं, और वो 49 ही बच्चे हैं। मैंने आपको पहले भी ब्रीफ किया है, जब भी मैंने ब्रीफ किया है आपको स्थिति क्लियर कट स्पष्ट बताई है मीडिया को कि 49 बच्चे थे और उसमें से 10 बच्चों की डेथ हुई थी, 38 बच्चे फैसिलिटीज में थे, एक बच्चा अनक्लेम था और एक क्लेमिंग फैमिली थी हमारे पास। वो क्लेमिंग फैमिली क्योंकि उनकी शायद से 1-2 दिन पहले एक घटना हुई थी, वो उनका ही बच्चा था जो वो क्लेम कर रहे थे, बट क्योंकि उसके पिता ने उसको देखा नहीं था तो हम किसी बच्चे को ऐसे किसी फैमिली को नहीं दे सकते थे। तो बस एक यही स्थिति है। 49 में से बच्चे कहाँ पे? वो आपको मैं अभी मेडिकल बुलेटिन रिलीज करने के बाद आपको सर एक महत्वपूर्ण बात ये पूछिए, जिस जगह एसएनआईसीयू चल रही थी उस पर फरवरी में ऑब्जेक्शन आया था, जो ऑडिट ऑब्जेक्शन आया था, तो बावजूद इसके वहां चल रहा था, उसमें लिखा था कि यहाँ फायर की सारी व्यवस्थाएं नहीं है। तो इसके लिए महत्वपूर्ण बात यह कॉलेज प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, इसमें क्या कार्रवाई होगी? देखिए, इसके लिए ही तथ्यों की जांच करने के लिए ही शासन ने समिति गठित करी है और वो समिति जांच करने आएगी और समिति जांच करने के उपरांत जिसका भी उत्तरदायित्व होगा वो निर्धारित करेगी और उसके क्रम में शासन के द्वारा कार्रवाई कि वो रिस्पांसिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं, वो रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेंगे। तो ये रिस्पांसिबिलिटी इस घटना की है किसकी, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जैसा मैंने आपसे कहा कि शासन ने जांच समिति गठित करी है और उच्चाधिकारी आ रहे हैं, उसमें महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा स्वयं जांच करेंगे इसमें। तो जब वो जांच के क्रम में जो भी स्थिति आएगी उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करने के बाद शासन कल तक 6 माता पिता यहाँ अपने बच्चों को तलाश रहे थे, क्या वो आइडेंटिफाइड होगा? उनको मैंने कहा कि वो हमारे पास 3 अनआइडेंटिफाइड, जैसे पहले हम कह रहे थे कि क्लेम नहीं कर पा रहे थे बच्चों को क्योंकि पेरेंट्स नॉर्मली शॉक में चले जाते हैं इतनी दुखद घटना के बाद, तो कुछ एक्सेप्ट करने में भी दिक्कतें रहती हैं। तो उनको हम लोगों ने उनको अपनी बुला के वेरीफाई कराने के बाद, संतुष्ट कराने के बाद, जब उन्होंने ही उसी अपने बच्चों की पहचान करी, उसके बाद पोस्टमार्टम कराने के बाद हैंड ओवर करा दिया गया। उसी में से एक फैमिली जो बची थी, हमारे पास एक बच्चा था, एक फैमिली जो बची थी वो हमने उनको रात में यहाँ पे रुकवाया हुआ था। वही क्लेम कर रहे थे कि हमारा एक बच्चा है और हमारे पास एक अनआइडेंटिफाइड बच्चा था, तो हम उसको वेरीफाई करने के बाद यदि उनका पाया जाएगा तो। महाराष्ट्र के कोल्हापुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की,
नमः पार्वती पतये हर हर। कोल्हापुर की आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित माननीय सांसद श्री धनंजय महाडिक जी, माननीय सांसद श्री धैर्यशील माने जी, महायुति गठबंधन के उम्मीदवार श्री अमल महाडिक जी, श्री राजेश क्षीरसागर जी, श्री चंद्रदीप नरके जी, श्री अशोक राव माने जी, पूर्व विधायक श्री जयश्री जाधव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विजय जाधव जी, प्रदेश सचिव महेश जाधव जी, आरपीआई के उत्तम जी कांबले, सौमिक महाडिक, श्री बाल महाराज, मछेंद्र शंकरे, श्री सुजीत चौहान, मंच पर उपस्थित महायुति गठबंधन से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और हमारे सभी सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण और कोल्हापुर के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, महालक्ष्मी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, महाराष्ट्र की धरती ने विषम परिस्थितियों में भारत को लड़ना सिखाया है। हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज की स्थापना कैसे की जाती है, इसकी प्रेरणा महाराष्ट्र ने दी। अटक से कटक तक एक राष्ट्र की परिकल्पना इसी महाराष्ट्र की धरती से पेशवा बाजीराव ने दिया था। बहनों और भाइयों, 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर, ये आजादी का पहला स्वतंत्र समर है, जिसे कुछ इतिहासज्ञ मात्र क्रांति कहते थे। इसी धरती के सपूत वीर सावरकर ने कहा था कि नहीं, यह देश की आजादी का प्रथम स्वातंत्र है। ये प्रथम स्वातंत्र की संज्ञा देने वाले वीर सावरकर की धरा को स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा, इसका उद्घोष करने वाले गणनायक से लोकनायक की यात्रा को प्राप्त करने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसी महाराष्ट्र की धरती ने देश को दिया। और एक विधान सब समान, इसके अनुसार भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसी महाराष्ट्र की देन है। सामाजिक समता की स्थापना हो, महात्मा फुले ने यहीं से इसका उद्घोष किया था। और महिला शिक्षा का प्रचार प्रसार हो,
सावित्रीबाई फुले ने इसका उद्घोष इसी धरा से किया था। मैं इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं तो आज आपके पास आया हूं कहने के लिए, मैं लोकसभा चुनाव के समय यहां पर धैर्यशील माने के समर्थन के लिए आया था। आपने अपना समर्थन और आशीर्वाद उन्हें दिया, इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आया हूं, आभार व्यक्त करने के लिए आया हूं और आपको अवगत कराने के लिए आया हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं, ये चुनाव मात्र सत्ता के लिए नहीं है। यह चुनाव महाराष्ट्र के लिए भी और भारत के लिए भी बहुत मायने रखता है। एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के अंदर महायुति गठबंधन पूरे देश के अंदर एनडीए कार्य कर रहा है। उनके लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत ही जीवन का एकमात्र ध्येय है। बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला को देने के लिए वह प्रतिबद्ध है। वह देश की सुरक्षा के लिए, देश की समृद्धि के लिए और शासन सत्ता उसके लिए सुशासन का एक मंत्र बन करके आता है। एक तरफ यह महायुति गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर है, भाजपा है, शिवसेना शिंदे सेना है और एनसीपी में श्री अजीत पवार है, आरपीआई रामदास अठावले जी हैं और दूसरी तरफ न नीति है, न नैतिक बल है, न निर्णय लेने की सामर्थ्य है। ऐसा महाअघाड़ी गठबंधन जो देश के साथ धोखा कर रहा है, धोखा। बहनों और भाइयों, ये महाअघाड़ी गठबंधन पहले एक दूसरे को धोखा दे रहा है, एक दूसरे को। कांग्रेस में, उद्धव ठाकरे में और पवार साहब में आपस में ही एक नूरा कुश्ती चल रही है, कौन किसको कितना मात दे देता है। और बहनों और भाइयों, उसके माध्यम से पहले ये अपने आप में आपस में धोखा देंगे, फिर हिंदू समाज को धोखा देंगे और फिर देश को ही लोग धोखा देंगे। आप मुझे बताइए, कांग्रेस का तो इतिहास ही भारत के साथ धोखा देने का रहा है। याद करिए, अगर कांग्रेस का नेतृत्व 1947 में चाहता तो देश कभी विभाजित नहीं होता, कभी विभाजित नहीं होता, भारत का विभाजन नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं बनता। पाकिस्तान नहीं बनता। जिनको यह भय था कि मुसलमान दंगे करेंगे, उनसे तो हम वैसे निपट लेते जैसे आज निपटते हैं। लेकिन कांग्रेस की बुजदिली थी, उनकी कायरता थी, सत्ता लोलुपता थी। उन्होंने देश के विभाजन को स्वीकार करके हजारों वर्षों से जो भारत एक भारत था, उस भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया। बदले में मिला क्या? लाखों हिंदू काटा गया,
लाखों हिंदू काटा गया। अब तो कांग्रेस के लोग उस सच्चाई को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कल यहां पर श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी आई होंगी, वो भी सच्चाई को नहीं बोली होंगी। उन्होंने विकास के बारे में कुछ नहीं कहा होगा, सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा होगा, आतंकवाद के बारे में नहीं कहा होगा, नक्सलवाद के बारे में नहीं कहा होगा, क्योंकि वे तो बांटने के लिए आए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उम्रदराज हैं, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। बहनों और भाइयों, उसी सच्चाई से अवगत कराने के लिए मैं आया हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव आज के कर्नाटक के बीदर जनपद में बारावती गांव है, और बारावती गांव को 1947 में हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने जला दिया था। खड़गे जी की मां, उनकी चाची, उनकी बहन उसमें जल करके उनकी दुखद मृत्यु हुई थी। और जब मैं इसी के बारे में कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, तो खड़गे जी को बुरा लगने लगता है। खड़गे जी, सच्चाई को स्वीकार करिए, जनता जनार्दन के बारे में सच बताइए कि निजाम था कौन, ये निजाम था कौन और इसके रजाकार थे कौन, जिन्होंने निर्ममता पूर्वक हिंदुओं का कत्लेआम किया था। क्यों नहीं आप उस सच्चाई को जनता के सामने रखते हैं? नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आज यूपी दिवस है। यूपी दिवस में उत्तर प्रदेश पेविलियन का आज कुछ ही देर पहले मैंने शुभारंभ किया है। एशिया का ये सबसे बड़ा व्यापार मेला है और इसमें भारत के एमएसएमई उद्यमियों को अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने का एक अवसर प्राप्त होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में उसे वैश्विक मंच के सामने रखा है। आज वह उत्तर प्रदेश के लाखों उद्यमियों को न केवल स्वयं के उद्यम के माध्यम से स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर रहा है, बल्कि इसके माध्यम से करोड़ों नौजवानों को हम लोगों ने नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने में भी सफलता प्राप्त की है। यही उत्तर प्रदेश है जो 2017-18 के पहले भारत के विकास का एक बैरियर माना जाता था।
जहां निराशा थी, हताशा थी, आज वह देश के एमएसएमई सेक्टर का सबसे बड़ा बेस रखता है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट हमारे पास उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और 96 लाख एमएसएमई उद्यम के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग सेक्टर में जो निवेश हुए हैं और उनसे जो प्रोडक्शन हो रहा है उसे भी यहां पर शोकेस करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सामने यह एक अवसर रहता है कि एशिया के सबसे बड़े ट्रेड फेयर में जो भारत इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, पार्टनर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश सहभागी बन रहा है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के ही प्रोडक्ट को गत वर्ष से इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से उनकी शोकेसिंग करने की एक व्यवस्था ग्रेटर नोएडा में सितंबर के अंतिम सप्ताह में प्रारंभ की है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर के लगभग 2000 से अधिक एग्जीबिटर्स उसमें भाग लेते हैं। 500 से अधिक फॉरेन बायर्स भी उसमें भागीदार बनते हैं और अकेले उस इंटरनेशनल ट्रेड शो में इस वर्ष उत्तर प्रदेश के जो उद्यमी हैं उन्हें लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर भी प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश जो विकास का एक बैरियर माना जाता था देश के लिए, आज वह अनलिमिटेड पोटेंशियल का एक स्टेट बनकर के उभरा है। और इसमें भी उत्तर प्रदेश पेविलियन में अगर आप जाएंगे तो उत्तर प्रदेश पेविलियन में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए अलग अलग जनपदों के उत्पाद आपको देखने को मिलेंगे। मेरठ में स्पोर्ट्स के आइटम हैं तो मुरादाबाद के ब्रॉस के आइटम, बुलंदशहर की खुर्जा की क्रॉकरी है तो बुलंद आपके सहारनपुर का लकड़ी का उत्पाद, कन्नौज की इत्र है तो वाराणसी का सिल्क का उत्पाद भी यहां पर है, भदोई की कारपेट भी है, गोरखपुर का टेराकोटा भी है, लखनऊ की चिकन कारीगरी भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इन सभी एमएसएमई उद्यमियों के लिए आज ऑर्डर की कमी नहीं, मार्केट की भी कमी नहीं। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के उन्हें थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया, टेक्नोलॉजी में, डिजाइनिंग में, पैकेजिंग में और इस प्रकार के ट्रेड फेयर और ट्रेड शो के माध्यम से उन्हें उनके प्रोडक्ट को हम लोग वहां पर एग्जीबिशन के लिए उन्हें कुछ सपोर्ट कर लें तो वे वहां पर जाकर के भारी पैमाने पर उन्हें ऑर्डर मिलते हैं और उसके माध्यम से उन्हें वैश्विक मंच पर राज्य के उत्पाद को वहां तक पहुंचाने में मदद मिलती है। यह इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भी हमारे लिए एक अवसर है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, केंद्र सरकार के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश
ने आज जिस प्रकार से बेहतरीन सुरक्षा और कानून व्यवस्था के माध्यम से देश और दुनिया के उद्यमियों को अपने यहां आमंत्रित किया है, 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में जमीनी धरातल पर उतर रहे हैं। इसके लिए अलग अलग सेक्टर की हमारी सेक्टोरियल पॉलिसीज कार्य कर रही हैं, जिसके माध्यम से हर एक सेक्टर का उद्यमी उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश कर सकता है। हमारे पास पॉलिसी भी है, हमारे पास लैंड बैंक भी है, हमारे पास ट्रेन्ड मैन पावर भी है और सप्लाई लाइन के लिए अच्छा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो एग्जीबिटर्स इस ट्रेड फेयर में यहां पर आए हैं, उन्हें ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो सेंटर में हुए ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड शो के बाद यह एक अवसर प्राप्त हुआ है, जहां पे वे अपने जनपद के और अपने उद्यम में जो प्रोडक्ट उनके द्वारा बनाए गए हैं उन्हें शोकेसिंग का अवसर भी प्राप्त हुआ है। और देश और दुनिया से आए हुए जितने भी बायर्स हैं उन्हें अपने प्रोडक्ट को उन तक पहुंचाने का एक अवसर भी प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश इससे अवश्य लाभान्वित होता है। मैं इस पूरे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और जो भी एग्जीबिटर्स यहां पर उपस्थित होकर के इसे सफल बनाने में योगदान दे रहे हैं, उन सब का अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।